तो स्वागत है आपका। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही जरूरी और मजेदार टॉपिक को समझने वाले हैं, अम्ल, क्षार और लवण। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? हमारे पास ये कमाल के हाथ से बने हुए नोट्स हैं। हम इन्हीं नोट्स को एक एक करके देखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम मक्खन की तरह साफ हो जाएंगे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, नींबू, साबुन और चौक, ये तीनों रोजमर्रा की चीजें हैं। इनमें कॉमन क्या हो सकता है? ये सवाल ही हमें सीधे आज के टॉपिक की दुनिया में ले जाएगा और इन चीजों के अंदर की केमिस्ट्री के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। ठीक है, तो अब जब थोड़ी दिलचस्पी जाग गई है तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। इस सेक्शन में हम समझेंगे कि असल में ये अम्ल और क्षार होते क्या हैं, ताकि आगे की सारी बातें आसानी से समझ आएं। तो सबसे पहले अम्ल और क्षार में आखिर फर्क क्या है? देखिए कितना आसान है। अम्ल यानी एसिड्स स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू। पानी में घुलने पर ये H+ आयन देते हैं और इनकी पहचान ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दूसरी तरफ है क्षार यानी बेस। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे साबुन। ये पानी में OH- आयन छोड़ते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। बस यही है इनकी सबसे बड़ी पहचान। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम पता कैसे लगाएंगे कि कोई चीज एसिड है या बेस? इसके लिए होते हैं इंडिकेटर्स यानी सूचक। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड या बेस के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, लिटमस, हमारी रसोई वाली हल्दी, फिनोल्फथिलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये सब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रंग दिखाते हैं। अब इन नोट्स की सबसे कमाल की बात मुझे ये ट्रिक लगी, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयो। ये इंडिकेटर्स के कलर चेंज को याद रखने का एक शानदार तरीका है। देखिए, LABOR मतलब लिटमस एसिड में ब्लू से रेड होता है। TRY मतलब टर्मरिक रेड से येलो, है ना जबरदस्त? इसे याद कर लिया तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। रंग बदलने वाले इंडिकेटर्स के अलावा एक और टाइप के इंडिकेटर भी होते हैं, गंधीय सूचक। मतलब यहां हम सूंघ कर पता लगाते हैं। वेनिला, प्याज या लौंग का तेल, इनकी गंध एसिडिक मीडियम में तो रहती है, पर जैसे ही ये बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आते हैं, इनकी गंध बदल जाती है या गायब हो जाती है। तो अब तक हमने एसिड और बेस को पहचानना तो सीख लिया है। अब बारी है ये देखने की कि ये असल में काम कैसे करते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं। चलिए अब इनकी केमिकल रिएक्शंस की दुनिया में चलते हैं। अच्छा, एसिड और बेस की असली पावर ना पानी में घुलने के बाद ही सामने आती है। जब कोई एसिड पानी में घुलता है तो वो H+ आयन रिलीज करता है। यही H+ आयन पानी के मॉलिक्यूल से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ बना लेता है। और यही H+ आयन है जो सारे एसिड्स को उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज देता है। और ये स्लाइड तो कमाल का एग्जाम्पल है, ये दिखाने के लिए कि पानी कितना जरूरी है। जब HCl गैस बनाई जाती है तो सूखी गैस सूखे लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं डालती, लेकिन जैसे ही लिटमस पेपर को गीला किया जाता है वो तुरंत लाल हो जाता है। इससे ये साफ पता चलता है कि एसिड को अपना एसिडिक नेचर दिखाने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। यहां एक छोटा सा लेकिन जरूरी पॉइंट है, क्षारक यानी एल्कलीज और क्षार यानी बेसिस में क्या फर्क है? देखिए, बहुत सिंपल है। जो बेस पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन कुछ बेस पानी में नहीं घुलते तो वो सिर्फ बेस कहलाते हैं, एल्कली नहीं। बस इतनी सी बात है। अब एक बहुत बहुत जरूरी सेफ्टी रूल, एसिड को डाइल्यूट करते समय यानी पतला करते समय हमेशा एसिड को पानी में डालना है, कभी भी पानी को एसिड में नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है जो खतरनाक हो सकती है। और इसे याद रखने की ट्रिक भी शानदार है, ATHUKI यानी एसिड टू वाटर। क्या एसिड और एल्कली के सॉल्यूशन से बिजली पास हो सकती है? जी हां, बिल्कुल। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी में घुलने पर ये आयंस बनाते हैं और यही आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दूसरी तरफ ग्लूकोज या अल्कोहल जैसी चीजें आयंस नहीं बनाती, इसलिए इनके सॉल्यूशन से बिजली पास नहीं होती। अब आते हैं मेटल्स पर। क्या होता है जब एसिड किसी मेटल से मिलता है? देखिए, सारे मेटल्स एक जैसा रिएक्ट नहीं करते, ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे। जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। और इसे याद रखने की ये मजेदार ट्रिक तो आपने सुनी ही होगी। कटरीना ने कार मांगी, तो जब कोई रिएक्टिव मेटल किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस को पहचानना भी बड़ा मजेदार है।
जब आप इसके पास जलती हुई कैंडल ले जाएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ जलेगी। यहाँ 3 और ज़रूरी रिएक्शंस हैं। सबसे खास है न्यूट्रलाइजेशन, जहाँ एसिड और बेस मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और सॉल्ट और पानी बनाते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखिए कि मेटल के ऑक्साइड्स आमतौर पर बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि एसिड और बेस क्या हैं और वो कैसे रिएक्ट करते हैं, पर क्या सारे एसिड एक जैसे स्ट्रांग होते हैं? बिल्कुल नहीं। इनकी स्ट्रेंथ को नापने का भी एक तरीका है और अब हम वही देखने वाले हैं। और ये है पीएच स्केल। ये स्केल किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मापता है। देखिए, 7 का पीएच न्यूट्रल होता है, जैसे साफ पानी। 7 से जितना कम पीएच होगा, चीज उतनी ही ज्यादा एसिडिक होगी, जैसे नींबू का रस जिसका पीएच 2 के आसपास होता है। और 7 से जितना ज्यादा पीएच होगा, चीज उतनी ही बेसिक होगी, जैसे साबुन का पानी जिसका पीएच 10 के करीब होता है। हमने सीखा कि एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। जब हम सॉल्ट सुनते हैं तो दिमाग में खाने वाला नमक आता है ना? पर केमिस्ट्री में सॉल्ट्स की एक बहुत बड़ी और अलग-अलग तरह की फैमिली होती है। चलिए इसी फैमिली के बारे में जानते हैं। तो कोई सॉल्ट एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे बनाने वाला एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग था। जैसा कि ये टेबल दिखाती है, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक तो सॉल्ट एसिडिक नेचर का होगा। इंटरेस्टिंग है ना? चलिए अब इस सारी थ्योरी को अपनी डेली लाइफ से जोड़ते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि ये सारे कंपाउंड्स हमारे कितने करीब हैं और हम इन्हें रोज इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सबके घर में मिलने वाला बेकिंग सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है। पेट में एसिडिटी होने पर इसे एंटासिड की तरह यूज करते हैं। केक को फुलाने के लिए बेकिंग में इस्तेमाल होता है और आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका काम है। इसके बाद है धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये बेकिंग सोडा को गर्म करके बनता है। इसका इस्तेमाल ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में होता है और घरों में इसका सबसे बड़ा काम है पानी की परमानेंट हार्डनेस को दूर करना। कभी सोचा है कि कुछ सॉल्ट के क्रिस्टल इतने सुंदर और रंगीन क्यों होते हैं? इसका जवाब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब है कि सॉल्ट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पानी के मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट अपने 5 पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से ही नीला दिखता है। अगर उसे गर्म कर दें तो पानी उड़ जाएगा और वो सफेद हो जाएगा। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प सवाल पर। जिप्सम, जिसमें पानी के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही क्रिस्टल की पहचान है तो उसके चले जाने पर क्या होता है? जरा सोचिएगा इसके बारे में।